तो यहाँ पे एक आइडिया हम लेंगे इन्फॉर्मेशन थ्योरी के बारे में। ओके, पूरा एक चैप्टर है बुक से, इसको धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और एक इससे क्या होगा, एक आइडिया डेवलप हो जाएगा कि अच्छा इन्फॉर्मेशन थ्योरी के अंदर क्या चीज़ है। तो पहले आते हैं कि एज ए डिस्कसिंग चैप्टर 1, जहाँ पे हमने पूरा प्रोबेबिलिटी और उससे रिलेटेड रैंडम थ्योरी पढ़ी थी। पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज टू कैरी इन्फॉर्मेशन, मेन तो पर्पज यही होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन को कैरी करना, बेयरिंग बेस बैंड सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल। ओके, ये आपका चैप्टर 1 का मतलब ये एनालॉग कम्युनिकेशन की शायद बात कर रहा है। तो कुल मिला के इन्फॉर्मेशन थ्योरी 2 वर्ड से बना है, इन्फॉर्मेशन और प्लस थ्योरी। तो उसमें पहली चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फॉर्मेशन क्या है, उसको हम कैसे ट्रैवल कराते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट बात करते हैं, बट व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्फॉर्मेशन। टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू डिस्कस इन्फॉर्मेशन थ्योरी। इन फैक्ट इन्फॉर्मेशन थ्योरी इज अ ब्रांच ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ये असल में एक ब्रांच है प्रोबेबिलिटी थ्योरी की, विच में बी अप्लाइड टू द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ने में हमारी मदद करता है, जो कि हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी इसके पहले देखा ही है। ओके, इधर आते हैं कि फर्दर इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन थ्योरी डील्स विद मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड एनालिसिस ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम रेदर देन विद द फिजिकल सोर्सेज एंड फिजिकल चैनल्स। तो कुल मिला के क्या है कि मैथमेटिकल मॉडलिंग और एनालिसिस यहाँ पे ज़्यादा होता है। ओके, यहाँ पे हम फिजिकल सोर्सेज और फिजिकल चैनल्स की बात नहीं करते हैं, जो कि हमने बेसिक एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन का जो स्टार्ट वाला पार्ट था उसके अंदर देखा था। यहाँ पे हम मैथमेटिकल मॉडल पे ज़्यादा फोकस करते हैं और एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं इन्फॉर्मेशन थ्योरी के अंदर। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट कि विद, ये तो हो गया एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन्फॉर्मेशन थ्योरी वाज इन्वेंटेड बाय कम्युनिकेशन साइंटिस्ट व्हाइल दे वर स्टडिंग द स्टैटिस्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का जब वो पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, उसका स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो उस समय उनको आइडिया आया इन्फॉर्मेशन थ्योरी के बारे में। ओके, तो यहाँ से डेवलप हुआ इन्फॉर्मेशन थ्योरी और बेसिक यहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद तो फिर ये सब इसी के अंदर है कि इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन सोर्सेज क्या है, डीएमएस डिस्क्रीट मेमोरी लेस सोर्स, यहाँ पे टाइप ऑफ सोर्स आ जाता है। उसके बाद हमने सोर्स तो पढ़े, उसके बाद टाइप ऑफ सोर्स, उसके बाद इन्फॉर्मेशन कंटेंट ऑफ अ सिंबल, तो IX करके जो फार्मूला रहता है वो, एंट्रोपी HX, फिर इन्फॉर्मेशन रेट हो गया, फिर DMC डिस्क्रीट मेमोरी लेस चैनल। तो एक ऊपर DMS है वो सोर्स है, वो क्या है, डिस्क्रीट मेमोरी लेस सोर्स, और ये क्या है आपका डिस्क्रीट मेमोरी लेस चैनल है। उसके बाद फिर चैनल्स के टाइप आ जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिक क्या है, पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ा, उसके बाद सोर्स पढ़ना है, सोर्स के टाइप पढ़ने हैं, फिर चैनल पढ़ना है, चैनल के टाइप पढ़ने हैं, और उसके बाद फिर कंडीशनल एंड जॉइंट एंट्रोपीज़, एंट्रोपी तो उसी के अंदर सब टॉपिक है चैनल के अंदर, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन, चैनल कैपेसिटी, ये सारे टॉपिक हैं। तो इनको डिटेल में एक बार इनसे गो थ्रू कर लेंगे और एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा हाँ इन्फॉर्मेशन थ्योरी के अंदर हमारा क्या चीज़ आती है। तो यहाँ से पहली बात आती है कि इन्फॉर्मेशन हमारी क्या है। कंसिडर यू आर प्लानिंग अ टूर अ सिटी हो सकता है, या टूर ऑफ अ सिटी, ओके, लोकेटेड इन सच अ एरिया वेयर रेनफॉल इज़ वेरी रेयर। तो आप ऐसी जगह प्लान करते हैं एक ऐसी सिटी में टूर करना जहाँ के रेनफॉल, मतलब जहाँ के बारे में बोला जाता है कि वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम ही होती है, बहुत रेयर है। टू नो अबाउट द वेदर फोरकास्ट यू विल कॉल द वेदर ब्यूरो एंड मे रिसीव वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो आप वेदर ब्यूरो को कॉल करेंगे, आपको इनमें से एक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्या, इट वुड बी हॉट एंड सनी, जो कि मोस्ट प्रोबेबल इन्फॉर्मेशन है ही। क्यों, मतलब एक तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये चीज़ असल में है क्या, वो क्या देंगे आपको, जो वो देंगे डेटा आपको कि ऐसा ऐसा होगा या ऐसा ऐसा नहीं होगा, उसी को हम एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो मेन चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। तो पहली चीज़ वो बताएंगे, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल होना बहुत रेयर है, तो पहली चीज़ उन्होंने बताई कि वहाँ पे बहुत हॉट और सनी वेदर होगा। दूसरी चीज़, देयर वुड बी स्कैटर्ड रेन, कम रेन होगी बट मतलब रेन होगी। ओके, तो दूसरी चीज़ ये हो गई, जिसके चांसेस भी काफ़ी कम हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस फैक्ट कि वहाँ पे रेनफॉल बहुत रेयर है। और तीसरी चीज़ क्या है कि देयर वुड बी अ साइक्लोन विद थंडरस्टॉर्म। तो ये तो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है इसकी। ओके, तो इट में बी ऑब्जर्व दैट द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव इज क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम 3 मैसेजेस। तो तीनों मैसेजेस में जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, बिल्कुल डिफरेंट है। आपको ये याद रखना है। द फर्स्ट मैसेज, पहला मैसेज क्या कहता है, फॉर जस्ट इंस्टेंस कंटेन्स वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन बिकॉज द वेदर इन अ डेजर्ट सिटी इन समर इज एक्सपेक्टेड टू बी हॉट एंड सनी फॉर द मैक्सिमम टाइम। तो वो एक सिटी है, इन्होंने ये भी बताया कि वो एक डेजर्ट में सिचुएटेड एक सिटी है, तो वहाँ पे समर के वो भी मौसम में वहाँ पे हॉट और सनी वेदर होना तो मतलब प्रोबेबल है ही। तो ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है, इट वुड बी हॉट एंड सनी, तो ये कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि ये तो इंसान खुद भी जज कर सकता है कि अच्छा ऐसा ऐसा मौसम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है द सेकेंड मैसेज,
ओके, फोरकास्टिंग अ स्कैटर्ड रेन कंटेन्स सम मोर इन्फॉर्मेशन बिकॉज इट इज़ नॉट एन इवेंट दैट ऑकर्स ऑफन। और दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है, जो कंटेंट दिया उन्होंने, सेकंड मैसेज ये है कि वहाँ पे रेन हो सकती है। तो ये एक काम का इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि हमेशा होती है, तो आप जज कर सकते हो खुद से, तो ये काम का इन्फॉर्मेशन है। तीसरा, द फोरकास्ट ऑफ अ साइक्लोनिक स्टॉर्म कंटेन्स इवन मोर इन्फॉर्मेशन। तो इसमें हम बोलेंगे कि इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ होना बहुत ज़्यादा रेयर है। अगर वो कोई आपसे बोल रहा है, इसका मतलब कि वो सच होने के उसके ज़्यादा चांसेस पूरे हैं। सो दिस इवन कंटेन मोर इन्फॉर्मेशन कंपेयर टू द सेकेंड मैसेज। तो थर्ड मैसेज में ये बोला जाएगा कि इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें सीखने के लिए ये बताया जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी लगभग यहाँ पे 0 है। ओके, प्रोबेबिलिटी 0 है थर्ड वाले की, बट इन्फॉर्मेशन 100% है। तो एक दूसरे की अपोजिट रहते हैं। अगर वो कह रहा है कि ऐसा होगा, जो कि बहुत कम प्रोबेबिलिटी होने की, बट हो सकता है, तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी तो 0 है थर्ड वाले केस में, बट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 100% है। ओके, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो थर्ड वाले की बात करते हैं कि दिस इज़ बिकॉज द थर्ड फोरकास्ट इन अ रेयरेस्ट इवेंट इन द सिटी। उस सिटी में ये होना बहुत ही रेयर इवेंट है, वो भी डेजर्ट के बीच में साइक्लोन आना। Hence, on an conceptual basis, the amount of information received from the knowledge of occurrence of a event may be related to likelihood or probability of the occurrence of the event। तो एक्चुअल में मतलब कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन किसी भी इवेंट के साथ के होने की, या उसकी इन्फॉर्मेशन किस पे ज़्यादा डिपेंड करती है, किससे रिलेटेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके अकरेंस, उस इवेंट के अकरेंस की होने की प्रोबेबिलिटी का लाइकलीहुड कितना है। लाइकलीहुड क्या है, मतलब है कि नहीं, होने की चांसेस है कि नहीं, ये है लाइकलीहुड इसका मतलब। और प्रोबेबिलिटी उसके होने की, दोनों एक ही बात है, ठीक है, बीच में इसीलिए और लगाया है यहाँ पे, दोनों एक ही बात है। तो ये हमें इससे रिलेटेड ही निकल के आता है कि इन्फॉर्मेशन क्या है। ओके, उसके बाद आता है द मैसेज एसोसिएटेड विद द लीस्ट लाइकलीहुड इवेंट दस कंटेन्स द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि प्रोबेबिलिटी आपकी लीस्ट लाइकलीहुड इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत लेस है, मतलब उसके होना के चांस बहुत कम है, तो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन उतनी ही ज़्यादा मानी जाएगी। मतलब हम अगर हमसे कोई पूछे तो हम कहेंगे कि हाँ, ये सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला स्टेटमेंट था और सबसे कम इन्फॉर्मेशन वाला पहला था। क्योंकि वो तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई हॉट एंड सनी तो होगा एक डेजर्ट में, अगर एक सिटी सिचुएटेड है तो। उसके बाद ये तो हो गया आपका, आगे चलते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं इन्फॉर्मेशन सोर्सेज। तो यहाँ तो हमने पूरा डिटेल में देखा इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में क्या है। ओके, बाकी इसकी डेफिनेशन की बात है तो डेफिनेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो आपको बुक कॉपी कहीं से मिल जाएगी और कर लेंगे आप, समझने वाली बात है। अब सोर्सेज के ऊपर आ जाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन सोर्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक आपका मेमोरी सोर्स होगा और एक मेमोरी लेस सोर्स होगा। एक सोर्स में मेमोरी है और एक में है ही नहीं। तो इन्फॉर्मेशन सोर्स में बी व्यूड एज एन ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूसेज एन इवेंट। तो एक इन्फॉर्मेशन सोर्स को हम एक ऑब्जेक्ट की तरह देख सकते हैं जो कि एक इवेंट को प्रोड्यूस करता है। तो इन्फॉर्मेशन सोर्स असल में क्या है, विच प्रोड्यूसेज एन इवेंट। इसको इससे याद रखेंगे जोड़ के। द आउटकम ऑफ विच इज सिलेक्टेड एट रैंडम अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसमें से क्या होगा, जैसे मान लो एक सोर्स है, उसने आपको 4 तरह की इन्फॉर्मेशन दी, अब उसमें से असल में क्या होगा वो तो फिर प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि इन चारों में से क्या चीज़ हैपन करेगी। ओके, तो ये चीज़ है कि विच इज सिलेक्टेड एट रैंडम अकॉर्डिंग टू अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मदद से हम बता सकते हैं कि अच्छा इन चारों में से क्या चीज़ होगी। अ प्रैक्टिकल सोर्स इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस मैसेजेस एंड इट कैन बी ईदर एनालॉग और डिस्क्रीट। तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम में एक प्रैक्टिकल सोर्स वो सोर्स होता है जो कि मैसेजेस को प्रोड्यूस करता है, और वो दोनों हो सकता है, वो एनालॉग भी हो सकता है, वो डिस्क्रीट टाइप का भी हो सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो यही वाला होगा। ओके, उसके बाद इतना डिटेल में तो पढ़ना नहीं है, यहाँ पढ़ते लास्ट सेंटेंस कि द सेट ऑफ सोर्स सिंबल्स इज कॉल्ड द सोर्स अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि सोर्स अल्फ़ाबेट असल में क्या है। द सेट ऑफ सोर्स सिंबल्स इज सोर्स अल्फ़ाबेट है एंड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर कॉल्ड सिंबल्स और लेटर। और इसी के सेट के जो एलिमेंट है उन्हीं को हम सिंबल्स और लेटर्स बोलेंगे। जैसे कि ये सेट है ABC, ओके, और EF इस तरीके से। तो ये सेट के अंदर ही आपके ये सिंबल्स और लेटर्स हैं, और इन्हीं का सेट जो है सोर्स सिंबल्स का, उसी को सोर्स अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले इस पॉइंट को देख लेते हैं। अ डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन सोर्स कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट सेट ऑफ लेटर्स और अल्फ़ाबेट ऑफ सिंबल्स। वो तो ऑब्वियस ही बात है, अगर डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन सोर्स होगा तो वो अपने अंदर डिस्क्रीट तरीके के लेटर्स और अल्फ़ाबेट या सिंबल्स को रखेगा। इन जनरल एनी मैसेज एमिटेड बाय द सोर्स कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग और सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। तो इन जनरल की बात करेंगे तो पहली बात तो क्या है कि ऐसा तो कोई इन्फॉर्मेशन होती नहीं कि ABC। अब वो वहाँ पे उसने बोला कि वो हॉट होगा और सनी होगा, तो उसका क्या मतलब है, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ सिंबल्स है।
ओके, तो स्ट्रिंग ऑफ सीक्वेंस है, तो हमेशा जो इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन द फॉर्म ऑफ या तो स्ट्रिंग या फिर सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स के फॉर्म में होती है। स्ट्रिंग असल में ही कलेक्शन ऑफ सिंबल्स हो गया, तो और सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स के फॉर्म में होती है। तो ये 2 पॉइंट के फॉर्म में का होता है, ये याद रखेंगे। ओके, इन्फॉर्मेशन। अब उसके बाद पहले ही तो डेफिनेशन की बात हो गई इन्फॉर्मेशन सोर्स की। अब बात करेंगे सेकंड क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन सोर्स की बात करेंगे। इन्फॉर्मेशन सोर्स हैविंग क्लासिफाइड कैन बी क्लासिफाइड एज हैविंग मेमोरी, एक तो ये वाला हो गया ऑरेंज वाला मेमोरी वाला, और दूसरा मेमोरी लेस हो गया। अ सोर्स विद मेमोरी इज वन फॉर विच अ करंट सिंबल डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस सिंबल। अच्छा, किसी चीज़ के संग अगर मेमोरी एसोसिएटेड है, मान लो ये प्रेजेंट है, ओके, यहाँ पे एक सिंबल आपको जनरेट करके लाना है। अगर इसकी बहुत बड़ी मेमोरी प्रेजेंट है, ओके, मान लो मेमोरी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रेजेंट सिंबल में क्या आएगा वो डिपेंड कर रहा है इसकी मेमोरी के ऊपर कि इसकी मेमोरी में क्या क्या चीज़ें फीड हैं। ओके, तो प्रीवियस या तो किसी प्रीवियस सिंबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये चीज़ किसके अंदर होती है? मेमोरी वाले सोर्स के अंदर होती है, मेमोरी सोर्स के अंदर। अगर वहाँ पे मेमोरी प्रेजेंट है तो आपका जो ये लिखा है कि मेमोरी ये कहा अ करंट सिंबल डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस सिंबल, तो वहाँ पे जो करंट सिंबल होगा वो प्रीवियस सिंबल पे डिपेंड करेगा ही करेगा। अगर एक मेमोरी लेस सोर्स है इज वन फॉर विच ईच सिंबल प्रोड्यूस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस सिंबल। और मेमोरी लेस सोर्स में क्या होगा? हर एक सिंबल जो प्रेजेंट आ रहा है वो पीछे वाले सिंबल से डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो ये मेमोरी लेस और मेमोरी वाले दोनों तरीके के हो गए। अब यहाँ पे एक वर्ड हमने देखा है जो कि इंपॉर्टेंट है, DMS। ओके, एक DMC तो आगे आएगा, तो डिस्क्रीट मेमोरी लेस सोर्स। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअल में जो हम ये DMS पढ़ रहे हैं, पहले इसको मैं दोबारा करता हूँ। एक्चुअल में जो हम ये DMS पढ़ रहे हैं तो ये हम इस नाम से पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ इंपॉर्टेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट है तो इसमें आपको ये याद रखना है कि ये M फॉर मेमोरी लेस है। ओके, बस यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं करना, ये M फॉर मेमोरी लेस सोर्स है। सोर्स तो आपको पता है, और ये डिस्क्रीट टाइप का है, तो ये डिस्क्रीट टाइप का मेमोरी लेस सोर्स है। इसका क्या मतलब है? कैन बी कैरेक्टराइज बाय द लिस्ट ऑफ सिंबल्स, द प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट टू दीज सिंबल्स एंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ द रेट ऑफ जनरेटिंग दीज सिंबल्स बाय द सोर्स। तो इनको कैटेगराइज या कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हैं? कैरेक्टराइज, ओके, एक तो लिस्ट ऑफ सिंबल्स है, एक उन सिंबल्स के साथ कितनी प्रोबेबिलिटी आपकी एसोसिएटेड है या असाइंड है उस मतलब उन सिंबल्स को, और तीसरा क्या है? स्पेसिफिकेशन ऑफ द रेट ऑफ जनरेटिंग ऑफ दिस सिंबल्स, और किस रेट से ये जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या 3 चीज़ें आई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट समझना है। ये DMS के अंदर 3 चीज़ें आई। पहली क्या हो गई? आपकी लिस्ट ऑफ सिंबल हो गई। दूसरी क्या हो गई? इनके रिगार्डिंग कितनी प्रोबेबिलिटी आपको मिल रही है। और तीसरा क्या हो गया? इनका रेट ऑफ जनरेशन क्या है, सिंबल्स का रेट ऑफ जनरेशन ऑफ सिंबल्स। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर है, याद रखेंगे, ठीक है। लिस्ट ऑफ सिंबल्स, उन सिंबल से एसोसिएटेड या असाइन प्रोबेबिलिटी कितनी है, और रेट ऑफ जनरेशन ऑफ दैट सिंबल। ओके, तो ये आपका DMS का बेसिक हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, फिर आता है इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ अ डिस्क्रीट मेमोरी लेस सोर्स। उसी DMS का इंफॉर्मेशन कंटेंट क्या होगा, तो ये देखते हैं, ठीक है, DMS का इंफॉर्मेशन कंटेंट। तो इसमें आते हैं, द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन एन इवेंट इज क्लोजली रिलेटेड टू इट्स अनसर्टेनिटी। तो किसी भी इवेंट के संग कितनी इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड है वो किस पे डिपेंड करता है? वो क्लोजली रिलेटेड होता है किससे? कि उसकी अनसर्टेनिटी से, कि वो कितना नहीं होगा। मतलब किसी चीज़ के होने का चांस इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि वो कितना नहीं हो सकता है। मतलब कुछ अलग तरीके की बात है, मतलब है तो बेसिक ही कि किसी चीज़ के होने का चांस उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सिंपल है। अगर किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी P बार से आप लिख सकते हैं 1 - 0.4 मतलब 0.6। अगर आप कहें कि इस इवेंट के, इस पर्टिकुलर इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.4 होगी। तो कुछ यही चीज़ वो कहना चाह रहा है। उसके आगे देखते हैं, मैसेजेस कंटेनिंग नॉलेज फॉर हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कन्वे रिलेटिवली लिटिल इन्फॉर्मेशन। तो कुल मिला के एकदम डिटेल में जो मेन बात है मुद्दे की वो ये है कि इन्फॉर्मेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रोबेबिलिटी के। जहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ इन्फॉर्मेशन कम होगा, और जहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी कम होगी वहाँ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। ये याद रखना है कि जिस भी चीज़ से एसोसिएटेड अगर प्रोबेबिलिटी अकरेंस की बहुत कम है, इसका मतलब कि वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके संग उसके अंदर कन्वे कर रहा है, और अगर प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसका मतलब है कि वो लिटिल इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। देखो यहाँ पे यही चीज़ बोली है कि हाई प्रोबेबिलिटी और आपका लिटिल इन्फॉर्मेशन, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद आता है वी नोट डेट इफ़ एन इवेंट इज सर्टेन। हम ये नोट करेंगे कि अगर कोई इवेंट बिल्कुल होना ही है, सर्टेन है, डेट इज़ द इवेंट अकर्स विद प्रोबेबिलिटी 1। मान लो कि कोई इवेंट प्रोबेबिलिटी 1 के संग होना है, इसका मतलब है कि वो तो होना ही है।
अब आप उसमें इन्फॉर्मेशन क्या कह रहे हो, वो तो सर्टेन इवेंट है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट में ये चीज़ और नोट करेंगे कि सर्टेन इवेंट्स हैव जीरो इन्फॉर्मेशन। ओके, सर्टेन इवेंट्स हैव जीरो इन्फॉर्मेशन। तो ये चीज़ यहाँ पे यही बोली है एग्जाम्पल से कि अगर कोई इवेंट सर्टेन है, इसका मतलब कि उसके होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब कि वो जीरो इन्फॉर्मेशन को कन्वे करता है। ठीक है, ये देखो, इट कन्वे जीरो इन्फॉर्मेशन। दस अ मैथमेटिकल मेजर ऑफ इन्फॉर्मेशन शुड बी फंक्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम एंड शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग एग्जाम्स। तो एक जो मेजर ऑफ इन्फॉर्मेशन है, पहली बात तो वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होना चाहिए, किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़, इन दो उनको फॉलो करना चाहिए एग्जाम्स को। ओके, इनको फॉलो करना चाहिए, 1 2। तो पहला क्या कहता है कि इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू द अनसर्टेनिटी ऑफ अ आउटकम। तो इन्फॉर्मेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा? देखो यहाँ पे समझने वाली बात है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे वो कह रहा है कि वो प्रोपोर्शनल होगा अनसर्टेनिटी के। इसका मतलब अनसर्टेनिटी क्या होती है कि प्रोबेबिलिटी के नहीं होना। इसका मतलब कि इन्फॉर्मेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रोबेबिलिटी के। प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में हम पॉजिटिव सेंस में कहते हैं कि किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, किसी चीज़ के होने पर डिपेंड कर रहा है। तो किसी चीज़ के होने के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और किसी चीज़ के ना होने के, अनसर्टेनिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन्फॉर्मेशन। तो ये याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन इंडिपेंडेंट आउटकम्स शुड ऐड। और इन्फॉर्मेशन जो कि इंडिपेंडेंट आउटकम्स में है, इसका मतलब 3 आउटकम मान लो उन्होंने दिए और तीनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो टोटल आप बिल्कुल आसानी से बिना चिंता के टोटल इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं कि इन तीनों का सम होगा। मतलब आपको 3 स्टेटमेंट पता है तो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन वो तीनों ही होंगे, अगर वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं तो। ये याद रखेंगे, अगर वो डिपेंड कर रहे हैं तो फिर वो टोटल हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे तो फिर क्या हो जाता है ना कि अगर ये होगा तो ये होगा, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो वहाँ पे हम सबको एक साथ करके नहीं लिख सकते। बट अगर कोई 3 मान लो इन्फॉर्मेशन है, 3 स्टेटमेंट दिए आपको एज ए इन्फॉर्मेशन और तीनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि टोटल इन्फॉर्मेशन उन तीनों का सम है। ओके, तो ये खत्म हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इन्फॉर्मेशन कंटेंट ऑफ अ सिंबल और लॉगरिथमिक मेजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला आपका शुरू हुआ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूलेज आपके शुरू होंगे। ओके, तो इन्फॉर्मेशन को कैसे हम दिखाते हैं? तो लॉगरिथमिक मेजर करते हैं इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, लॉग की मदद से। तो अब इसके लिए आपको लॉग आना चाहिए। देखिए, ये प्री रिक्वेस्टेड वाली बात आ जाती है कि अगर आप ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं इन्फॉर्मेशन थ्योरी में, तो आपको लॉग आना चाहिए। ये ऐसा ही टी होगा। तो उसके बाद आते हैं कि लेट अस कंसीडर अ डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स। तो अब मैंने DMA लिया है अभी, डिनोटेड बाई एक्स। उसको सोर्स को एक्स, कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे। एंड हैविंग अल्फ़ाबेट x1 x2 अप टू xm, इतने सारे उस सेट के अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं। ओके, द इन्फॉर्मेशन कंटेंट ऑफ अ सिंबल xi डिनोटेड बाई ixi इज डिफाइंड बाई। अब देखो xi का क्या मतलब है कि आप i की जगह 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। मान लो मैंने रखा x3, मतलब इस ग्रुप के अंदर, इस वाले ग्रुप के अंदर यहाँ पे जो x3 सिंबल होगा, उस x3 सिंबल से एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन कितनी है उसको मैं कैसे डिनोट करूँगा? i ऑफ x3 से, और नॉर्मली i ऑफ xi से। ओके, i कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ है कि अगर आपका एक पर्टिकुलर सिंबल है x3, ओके, तो उससे एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन कितनी होगी, उसको कैपिटल I x3 से डिनोट करेंगे। अब वो किसके इक्वल होती है? तो ixi इक्वल टू लॉग ऑफ बेस b, ये b है बेस, अभी बेस उन्होंने क्लियर नहीं किया कि अभी हम क्या रखेंगे, बेस b 1/pxi। तो प्रोबेबिलिटी का आपका रेसिप्रोकल। तो हमेशा याद रखना है कि जो हम कह रहे हैं ना कि इन्फॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहीं पे आप फॉर्मूले को लिख सकते हो। तो आप डायरेक्ट लिख दो कि इन्फॉर्मेशन इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/p। ठीक है, नॉर्मल केस में आप ये लिख दो, इनका सबस्क्रिप्ट अभी फिलहाल छोड़ दो। तो आपका डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपके इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/p के इक्वल होता है। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन की बात हुई। अब इसी में हमने क्या किया है कि हमने लॉग ऑफ 1/, इसको क्या लिख सकते हैं, p की पावर -1, हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ p की पावर -1। ओके, और हमेशा याद रखेंगे कि लॉग ऑफ समथिंग की पावर में कुछ भी होता है तो वो पावर को खींच के आप बाहर ला सकते हैं। तो ये माइनस ऑफ लॉग ऑफ p हो जाएगा। तो अब आपको रेसिप्रोकल लेने की ज़रूरत नहीं है, बट बस आपको बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है, माइनस ऑफ लॉग बेस p xi। अब वो अलग बात है कि आप i x3 निकाल रहे हैं, तो इसको निकालते वक्त आप यहाँ पे p3 लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 उस वाले पर्टिकुलर सिंबल की। ओके, तो ये चीज़ हुई यहाँ पे। फिर आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ixi। अब ये फार्मूला हमने देखा, ये वाला। अब इसकी प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं, सॉरी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी इससे एसोसिएटेड क्या क्या हो सकती हैं।
तो पहला कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन कंटेंट ऑफ अ सिंबल एक्स आई डिनोटेड बाई आई एक्स आई सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो पहला क्या है कि आई एक्स आई इजकल टू 0 अगर प्रोबेबिलिटी 1 है। अब प्रोबेबिलिटी 1 होगी तो आप खुद ही देख सकते हो लॉग ऑफ 1 हमेशा 0 होता है। अब इस फॉर्मूले में जब से लॉग आया है तो फिर यहाँ से तो क्लियर हो गया कि अगर लॉग के अंदर आप 1 रख रहे हो, मतलब किसी भी केस में अगर कभी प्रोबेबिलिटी आपकी 1 हो गई तो वहाँ पे आपका आंसर इन्फॉर्मेशन का 0 आ ही जाएगा। ओके, क्योंकि लॉग है, लॉग ऑफ 1 आपका होता है 0, ये सबको पता होना चाहिए। उसके बाद ये हो गया पहला स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या डिफाइन हुआ। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसकी वैल्यू इन्फॉर्मेशन की हमेशा 0 से बड़ी ही होगी, ये भी प्रॉपर्टी है आपका। 0 तो हो सकती है, वो कब होगी जब प्रोबेबिलिटी 1 होगी, ये तो हमने देख ही लिया। तो दूसरा क्या कह रहा है कि आई एक्स आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमेशा याद रखेंगे कि ये 0 या 0 से बड़ा होगा। तीसरा आई एक्स आई इज ग्रेटर देन आई एक्स जे इफ पी एक्स आई इज लेस देन पी एक्स जे। इसका सीधा सा मतलब आ रहा है कि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब वो ये कह रहा है कि मान लो एक I1 है और एक I2 है, एक P1 है और एक P2 है। ओके, तो अगर P1 P2 से बड़ा होगा तो I1 I2 से कम होगा। क्यों? क्योंकि देखो P1 तो बड़ा है, अब P1 बड़ा है तो 1/P1 क्या होगा, P1 1/P1 छोटा होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको कि अगर P1 बड़ा है, हम यहाँ पे हम I और P को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, वो तो हम बाद में निकाल ही लेंगे, हम P1 और P2 को कंपेयर कर रहे हैं। अगर P1 बड़ा है, मान लो कि ये 10 है और ये 8 है। अब मुझको ये बताओ कि 1/10 और 1/8 में कौन सा ज़्यादा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। तो 1/P2 ज़्यादा बड़ा होगा और 1/P1 ज़्यादा छोटा होगा। अगर 1/P1 ज़्यादा छोटा है, इसका मतलब कि I1 जो है वो पूरा इसके प्रोपोर्शनल है इस वैल्यू के 1/10 जो कि 0.1। तो I1 आपका लेस हो जाएगा I2 से। तो इसको पॉज करके अपना दिमाग लगा लो, बाकी है तो सिंपल ही, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लग रहा है। तो ये चीज़ इन्होंने बोली है कि आई एक्स आई आपका आई एक्स जे से बड़ा होगा अगर पी एक्स आई पी एक्स जे से छोटा होगा। ओके, मतलब कुल मिला के ये है कि प्रोबेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसके लिए कम इन्फॉर्मेशन होगी और जो प्रोबेबिलिटी कम है उसके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। तीसरी चीज़ क्या कहता है, आई एक्स आई कॉमा एक्स जे इजकल टू आई एक्स आई प्लस आई एक्स जे। तो अगर एक्स आई और एक्स जे इंडिपेंडेंट है तब ये केवल तभी अप्लाई होगा। अगर एक्स आई और एक्स जे इंडिपेंडेंट है तो उस केस में अगर आप दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐसे लिख रहे हो कॉमा करके, उनको आप ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, आई एक्स आई कॉमा एक्स जे इजकल टू आई एक्स आई प्लस आई एक्स जे, तो ये चीज़ कर सकते हो, पर कब, जब दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, केवल और केवल तभी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यूनिट ऑफ एक्स आई एक्स आई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है कि आई एक्स आई जो हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ा है उसकी यूनिट क्या है। तो यूनिट ऑफ आई एक्स आई इज द बिट और बाइनरी बिट। इसकी यूनिट नॉर्मली तो बाइनरी बिट होती है, लेकिन कब, जब हमने देखो अभी बात करी थी ना कि लॉग का बेस अभी खोला नहीं है कि लॉग का बेस क्या होगा, ये था लॉग बी बेस बी 1/p, ये आपका फॉर्मूला था आई का या फिर आई एक्स का, ये था। तो यहाँ पे बेस अगर आपका 2 है तो आज की यूनिट बिट होगी। ओके, ये नॉर्मल बिट, बाइनरी बिट। लेकिन नॉर्मली इसकी यूनिट क्या होती है, हार्टले होती है या डेसिट होती है जिसको हम बोलते हैं। तो ये हार्टले आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, आपको क्वेश्चंस में मिलेगा। तो हार्टले यूनिट होती है इन्फॉर्मेशन की, लेकिन वो कब होगी, जब आपका जो बी होगा बेस 10 होगा। जब आप सॉल्यूशन इसको कर रहे हो तो इसको बी को बेस 10 लेके कर रहे हो, तो आपका यूनिट जो होगा इन्फॉर्मेशन का वो हार्टले या उसको डेसिट भी बोल सकते हैं। ओके, ये DECIT तो याद रखेंगे। और या एंड नेट नेचुरल अगर यूनिट आप लेते हो, अगर बी को ई लेते हो, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम मतलब ln के लिए अगर आप सॉल्व करते हो ln 1/b, तो उसकी यूनिट होगी नेट। ओके, इन्फॉर्मेशन की यूनिट होगी नेट। तो ये हम नॉर्मली इतना यूज़ नहीं करते, हम ये बिट वाला भी यूज़ नहीं करते, हम बेस 10 लेके यूज़ करते हैं जब हम यूनिट को बोलते हैं कि हार्टले। तो ये इन्होंने यहाँ पे ऐसे समराइज भी कर दिया है ये तीनों। ओके, आप कौन सा बेस ले रहे हो उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो इसके लिए मैंने पहले बोला आपसे कि आपको लॉग क्लियर होना चाहिए, लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, इट इज़ स्टैंडर्ड टू यूज़ बी इक्वल टू 2। हम ये भी यूज़ कर लेते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं, नॉर्मली 10 यूज़ करते हैं, नेचुरल लॉगरिथम उतना यूज़ नहीं करते। तो हियर यूनिट बिट अब्रेविएटेड बी इज़ अ मेजर ऑफ इन्फॉर्मेशन कंटेंट एंड इज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज विद द टर्म बिट। यहाँ पे जो बी है, ये एब्रीविएटेड, इसको बी बोला है कि बी इक्वल टू 2, ये इन्फॉर्मेशन के लिए एक्चुअल में उसके मेजरमेंट के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये जो बी, इसका बेस बी है, ये असल में बिट नहीं है, बिट उसकी यूनिट अलग है, मतलब बिट को आप BIT ही लिखोगे। ओके, ये जो बी है ये वाला बेस में लॉग के, ये बी अलग चीज़ है, ये याद रखना है। ओके, मेजर ऑफ इन्फॉर्मेशन कंटेंट बता रहा है ये। उसके बाद आता है कि कन्वर्जन अगर हमें करना है लॉग का, तो log a बेस 2 अगर है, देखो ये बहुत ईजी चीज़ है। अगर आपका कभी इस तरीके से होता, मतलब आपका क्या है, मान लो इस तरीके से log 5 और बेस 2,
तो इस तरीके से, तो इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हो। मान लो ये बेस 3 होता, तो इसका मैं ट्रिक बताता हूँ, मतलब जो जिन्होंने लॉग पढ़ा है उनको पता ही है। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, आप इसको लॉग आप 5 अलग कर दो, और ये जो बेस है इसको भी आप log 3 अलग लिख दो, लेकिन दोनों का अब बेस सेम होना चाहिए। और वो बेस ही हम क्या ले लेते हैं, आप उसको log 5 बेस 10 भी ले सकते हो, log 3 बेस 10 भी ले सकते हो, या फिर ln ले सकते हो, ln 5 अपॉन ln 3। तो कभी भी इस तरीके से आपके सामने log आता है जिसमें उसका जो बेस है वो अनआइडेंटिकल है, या मतलब अनयूजुअल बेस है, आपने 3 दे दिया, 7 दे दिया, समथिंग कुछ भी दे दिया, तो आप उसको ऊपर नीचे डिवाइड करके लिख सकते हो। बट उन दोनों का बेस अब सेम होना चाहिए, वो 10 भी हो सकता है और वो ln भी हो सकता है। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे करी है कि ln a अपॉन 2 ln 2 और log a अपॉन log 2। तो ये चीज़ यहाँ पे करिए अगर कन्वर्जन की बात करेंगे। ओके, उसके बाद फिर बात करते हैं कि फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट IXI के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट द इन्फॉर्मेशन कंटेंट और अमाउंट इन्फॉर्मेशन ऑफ अ सिंबल XI डिनोटेड बाई IXI ओके मस्ट बी इनवर्सली रिलेटेड टू द PXI, ये हमने पढ़ ही लिया पहले। ऑल्सो फ्रॉम आवर इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट, या फिर इंट्यूटिव बोल सकते हैं, इंट्यूशन से ये वर्ड निकल के आता है। ओके, इंट्यूशन कॉन्सेप्ट IXI मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। तो IXI जो है, ये पूरा आपका जो IXI है ये कुछ रिक्वायरमेंट को फॉलो करना चाहिए। तो उसी में देखते हैं पहला क्या है, IXI मस्ट अप्रोच 0 एज प्रोबेबिलिटी अप्रोच इन्फिनिटी। अगर प्रोबेबिलिटी आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, वो तो बहुत ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगी तो I 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द मैसेज सन विल राइज इन द ईस्ट। अब एक मैसेज है कि सन ईस्ट में राइज करेगा, दिस मैसेज डज नॉट कंटेन एनी इन्फॉर्मेशन सिंस सन विल राइज इन द ईस्ट विद प्रोबेबिलिटी 1। तो देखो यहीं पे क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया जिसको शायद आप मिस कर दो। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि हम नॉर्मल रोज़ जो हम डेली लाइफ होता है उससे नहीं सीख रहे हैं ये चीज़ों को, यहाँ पे ये चीज़ें अलग तरीके से काम कर रही हैं। हम पढ़ रहे हैं इन्फॉर्मेशन थ्योरी, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो वहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट है जो हम नॉर्मल क्या कहते हैं कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट है कि सन तो हमेशा ईस्ट से ही राइज करेगा और वेस्ट में ही सेट होगा, तो इस स्टेटमेंट के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो ये कहना चाह रहा है कि इन्फॉर्मेशन थ्योरी को अगर आप ले रहे हो तो इस स्टेटमेंट के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी ये जो स्टेटमेंट है, मैं बार बार इन्फॉर्मेशन बोल दे रहा हूँ पर वो गलत है, स्टेटमेंट बोला जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी पूरी 1 है कि ऐसा तो होगा ही, जब ऐसा होगा ही इसका मतलब कि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन 0 है। तो यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सल स्टेटमेंट आते हैं कि सन इससे होगा, और भी बहुत सारे हैं कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये जितने भी हैं तो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन 0 होगी। आपको ये याद रखना जब आप इन्फॉर्मेशन थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं तब, तो ये याद रखेंगे। दूसरा, द इन्फॉर्मेशन कंटेंट IXI मस्ट बी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी सिंस ईच मैसेज कंटेन सम इन्फॉर्मेशन। तो IXI क्या होता है, या तो वो 0 होगा, हमने ये पहले ही पढ़ लिया है कि IXI की जो वैल्यू है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो वो बड़ा होगा या 0 होगा, या तो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है या कुछ इन्फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं कि कभी नेगेटिव आपको वैल्यू मिलेगी इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि कभी ना कभी कुछ आपका इन्फॉर्मेशन मौजूद होगा। या तो वर्स्ट केस में ऐसा होता है कि वर्स्ट केस में आपका ये 0 के इक्वल हो जाता है जब प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की होने की 1 है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। उसके बाद आता है कि द इन्फॉर्मेशन कंटेंट ऑफ अ मैसेज हैविंग हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज लेस देन द इन्फॉर्मेशन कंटेंट ऑफ द मैसेज हैविंग लोअर प्रोबेबिलिटी। कुल मिला के यही वाला रिलेशन है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसके अंदर लेस इन्फॉर्मेशन है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है उसके अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो ये पूरा बेसिक अभी तक यहाँ पे डिस्कस हुआ है। अब 1 2 3 क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट उससे पढ़ेंगे। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको देख लेते हैं, एंड टॉपिक नेक्स्ट से पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल के अंदर हमारा आता है पहला, यहाँ पे बात किया गया है कि आ सोर्स प्रोड्यूसेस 1 of 4 पॉसिबल सिम्बल्स। एक सोर्स 4 सिंबल प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग ईच इंटरवल हैविंग प्रोबेबिलिटीज। उनकी प्रोबेबिलिटी आपको देती है 1/2, 1/4 और 1/8 और 1/8 इन दोनों की। ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन कंटेंट ऑफ ईच ऑफ दीज सिंबल। तो हर सिंबल का इन्फॉर्मेशन कंटेंट आपको निकालना है, कुछ भी नहीं है, आपको बेसिक फार्मूला 1 लगाना है, IXI इज इक्वल टू log base 2 1/PXI। तो फिलहाल यहाँ पे हमने जो B है उसको बेस 2 लिया है, और जब बेस 2 लेंगे तो आपको ये याद रखना है, आपको यूनिट बिट लिखनी है, जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको बिट में लिखना है, ना कि हार्टले में। आप बेस 10 में निकाल सकते हैं, अगर किसी टीचर ने आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है कि यहाँ पे कौन सा बेस लगाओ, आप बेस 10 में निकाल लो तो भी आप मतलब सॉल्यूशन को लिख सकते हो। बट यहाँ पे बेस 2 में निकालना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, अभी हम देखेंगे ऐसा क्यों है। आप बेस 10 में निकालोगे तो आप यूनिट में हार्टले लिखोगे, ये याद रखना, या डेसिट लिख सकते हो,
ठीक है, ये भूलने वाली बात नहीं है। उसके बाद बेस 2 में क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए है कि प्रोबेबिलिटी जैसे क्वेश्चन में आपको दिए 1.2, 1.4, 1.8। अब 1.4 को आप लिख सकते हो 1.2 स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 1.2 की पावर 3। तो सारी प्रोबेबिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ 2 हैं। तो जब प्रोबेबिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ 2 हैं, आपका सॉल्यूशन आसान हो जाता है अगर आप बेस 2 लेते हो। कैसे, वो देखो यहाँ पे पहले हम इन्फॉर्मेशन निकालते हैं जो पहले सिंबल से एसोसिएटेड है कि log बेस 2 1/1/2। अभी 1/2 का 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा log बेस 2 और 2। तो log बेस 2 और 2 मतलब, या फिर log आपके पास कोई भी बेस है, मान लो b बेस है, और अगर यहाँ पे भी b मौजूद है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये याद रखना। तो जब ये चीज़ 1 हो जाएगी तो फिर इसकी ये तो 1 बिट आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, log बेस 2 की पावर 3, इस 3 को मैंने बताया उठा के बाहर ले जाओ, तो 3 बाहर चला गया, बाकी इससे 1 आया तो ये 3 बिट आ गया। इसी तरीके से यहाँ से 2 बाहर ले जाओ तो ये 2 बिट आ गया, और ये तो आपका सेम है, ये दोनों तो सेम i3 और i4, तो बहुत आसानी से निकल गया। तो जब आपने बेस को 2 लिया है, अगर बेस को 10 लेते तो यहाँ पे फिर दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इफ इट इज़ गिवन pxi इक्वल टू 1/4। तो इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो log बेस 2 और ये 1/1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, log बेस 2 और आपका, ठीक है, और तो इसमें इन्होंने कुछ कहा नहीं है, तो आपका 2 स्क्वायर, 2 बाहर आ गया तो ये 2 बिट आ गया, तो बिट के फॉर्म में तो 2 बिट हो गई, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इन्होंने क्या किया, अब एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखा है कि log बेस 10 और 1/pxi और log 2 बेस 10, मतलब यहाँ पे एक्चुअल में ये इसको हार्टले में निकालना चाह रहे थे, नहीं, ठीक है, उन्होंने मतलब ये जो भी लिखा उससे हमें मतलब नहीं है, हमारा आंसर आखिरी में 2 बिट ही आया है। तो ये सेम क्वेश्चन है जो पीछे वाला क्वेश्चन था, बट वहाँ पे 4 अलग अलग केस दिए थे, ये एक्चुअली में i2 वाला केस है। देखो ये सेम है, इस क्वेश्चन में ये सेम है, ठीक है। तो ये आपने निकालना सीख लिया, अभी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इफ़ बाइनरी डिजिट्स बिनिट्स, तो बाइनरी डिजिट को बाइनिट्स भी बोल देते हैं शॉर्ट में, ये याद रखेंगे, अकर विद इक्वल लाइकलीहुड इन बाइनरी पीसीएम सिस्टम। तो अब ये क्वेश्चन तो आपको लगेगा कि भैया ये तो मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, बाइनरी पीसीएम सिस्टम बोल दिया, ये बिनिट्स बोल दिया, ये इक्वल लाइकलीहुड बोल दिया, बट क्वेश्चन बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या है कि बाइनरी डिजिट्स का मतलब है कि आपकी 2 डिजिट्स हैं, ये याद रखना है। ओके, बिनिट्स भी आता है तो भी मतलब है कि 2 डिजिट्स है, और आपका बाइनरी का मतलब ही। और इक्वल लाइकलीहुड बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इसके अंदर, इन्फॉर्मेशन और कोडिंग के अंदर। जहाँ पे भी इक्वल लाइकलीहुड आएगा, इसका क्या मतलब है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, और इक्वल कब हो सकती है, जब दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो, बस तभी इक्वल हो सकती है, और किसी केस में इक्वल नहीं हो सकती। तो देखो, एक 0 लेवल हो गया, एक 1 हो गया, जो कि बाइनरी डिजिट्स होती है 0 1, उन्हीं के जैसा। तो px1 px2 इक्वल टू 1/2, दोनों की 1/2 है। अब जब दोनों की वैल्यू 1/2 है तो आप सॉल्व करो, तो ये आपको log 2 बेस 2 दे देगा, तो जो कि 1 बिट दे देगा। इसका मतलब है कि दोनों की ही इन्फॉर्मेशन इक्वल है। देखो, ix1 इक्वल टू ix2, और दोनों का जो इन्फॉर्मेशन दोनों के अंदर होगी वो 1 बिट होगी। तो यही चीज़ लिखा है कि हैज़ द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाइनरी डिजिट बीनेट इन प्राइमरी पीसीएम कैरीज 1 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो केवल 1 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन को ही कैरी करता है। क्वेश्चन ईजी था ये भी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन अ बाइनरी सिस्टम इफ 0 अकर्स विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4, ओके, 1 अकर विद द प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 3/4, ओके, देन दे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैरीड बाय ईच बिट। तो हर मतलब बिट या बाइनरी डिजिट कितना इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, आपको ये बताना है। तो 1/4 वाला तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कैसे, log 2 बेस में और 2 की पावर 2, इस 2 को बाहर ले जाओ और ये आपका 2 बिट दे देगा, तो ये तो आसान है। अब हम निकाल लें 3/4 का, इसका कैसे निकालेंगे, तो इसको निकाल के देखते हैं। तो 3/4 का निकालेंगे तो एक्चुअल में हम नॉर्मली अगर करें तो ये log बेस 2 1/3/4 हो गया। ये क्या हो गया, log बेस 2 और 2 का स्क्वायर और माइनस log 3 और बेस 2। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि log a अपॉन b किसके इक्वल हो जाता है, log a माइनस log b। अगर इसमें आप डिवीजन कर रहे हैं log में, तो आप उनको अलग अलग करके सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही किया मैंने कि ये जो 4 है ये तो ऊपर चला जाएगा, तो 4 को मैंने अलग लिख लिया और यहाँ 3 को अलग लिख लिया। अब यहाँ पे बस आपको log 3 बेस 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, और कुछ भी यहाँ एक्स्ट्रा नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये तो बन जाएगा, 2 को बाहर ले जाओगे 2, तो ये -2 माइनस log 3 बेस 2। तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये आपको पता होगा तो फिर ये आप आंसर लिख सकते हैं। अब ये आप कैलकुलेटर से निकालो या आपको क्वेश्चन में गिवन हो, उससे उस पर डिपेंड करता है आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ओके, तो ये चीज़ हुई। उसके बाद आता है कि हियर इट में बी ऑब्जर्व दैट बीनेट 0 हैज़ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 एंड इज कैरीड 2 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एंड बीनेट 1 हैज़ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/4 कैरीज इतना इन्फॉर्मेशन कैरी करता है 4.15
415 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके ओके अच्छा, ये इस रूल को भी फॉलो करा रहा है कि 3/4 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है। 1/4 बड़ा है, तो ये बड़ा है, इसका मतलब सॉरी 1/4 छोटा है, ये बड़ा है, 3/4 बड़ा है, इसका मतलब कि इसकी इन्फॉर्मेशन छोटी होगी इसकी इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, मान लो इसको आईडेस मान लो, तो वो 3/4 ये इसका 3 गुना है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन कम होगी। तो आपने देखा कि इन्फॉर्मेशन किस में कम निकली, 3/4 में निकली। देखो इसमें इतनी बिट निकली केवल, ओके इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इतनी निकली, और 1/4 वाले में इतनी निकली। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी कम उसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा उसकी इन्फॉर्मेशन कम। ये लॉजिक आपका चल रहा है, इसको याद रखेंगे। ओके उसके बाद फिर एक क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ देर आर m इक्वल लाइकली एंड इंडिपेंडेंट सिंबल, तो ये याद रखेंगे, इक्वल लाइकली उन्होंने बोल दिया, मतलब कि अगर m सिंबल है तो यहाँ पे हर सिंबल की प्रोबेबिलिटी 1/m हो जाएगी। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, मान लो 2 सिंबल है, दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, कब हो सकती है, केवल 1/2 होने पे। मान लो 3 सिंबल है, तीनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल कब हो सकती है, 1/3 होने पे। एक्चुअल में क्या है ना कि आप जब टोटल प्रोबेबिलिटीज़ को जोड़ दो तो आपको 1 मिलना चाहिए, यहाँ पे भी 1 मिलना चाहिए, और यहाँ पे भी 1/m + 1/m + 1/m जोड़ के आपको 1 मिलना चाहिए। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप जब अगर ये नहीं कर पाओगे, प्रोबेबिलिटी आपको ये नहीं लिख पाओगे, तो आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। ओके तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि m सिंबल्स और इक्वली लाइकली है, इसका मतलब हर किसी के अंदर प्रोबेबिलिटी 1/m है। उसके बाद आता है कि देन प्रूव द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैरीड बाई ईच सिंबल विल बी, तो हर सिंबल कितनी इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा, n बिट्स को कैरी करेगा, वेयर m इज टू 2n एंड n इज ए इंटीजर। एक्चुअल में मे बी ये m होगा, आई थिंक, अभी देख लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें प्रूव करना है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके सेमेस्टर का क्वेश्चन है, ये आपका आ सकता है। तो यहाँ पे हम करते हैं कि सिंस इट इज़ गिवन दैट ऑल द m सिम्बल्स आर इक्वली लाइकली एंड इंडिपेंडेंट, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच सिंबल इज 1/m। ठीक है, पहला स्टेप। उसके बाद आता है IXI इज log बेस टू 1/pxi, तो ये क्या हो जाएगा, log m बेस टू, m चला जाएगा ऊपर, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, log बेस टू 1/m, तो ये m चला जाएगा ऊपर। तो IXI आपका log m बेस टू, m क्या है, 2 की पावर n, बस ये चीज़ हमें यहाँ पे दी हुई थी, ये हमें गिवन था। ठीक है, वेयर इज़, तो इसको इस्तेमाल करना था। हाँ तो फिर ये n ही होगा, ये m नहीं होगा, n ही होगा। ओके तो ये इस्तेमाल करना था, तो अब इसको इसमें इस्तेमाल कर देंगे, किसमें, इसमें। ठीक है, या ये log बेस टू m में, इसमें, तो इसमें कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, log बेस टू 2 की पावर n। अब इस n को बाहर ले जाओ, n इंटू log 2 बेस टू, अब ये तो आपको पता है 1 बन जाएगा, तो आंसर आपका n आ गया। तो हैंस प्रूफ, क्या है इसमें, कुछ नहीं है, तो ऐसे ही प्रूव होना है। उसके बाद आता है एक और प्रूफ का ही है, ये आता है कि प्रूव द स्टेटमेंट स्टेटस अंदर इफ़ अ रिसीवर नोज द मैसेज बीइंग ट्रांसमिटेड। अगर एक रिसीवर को पता है, रिसीवर कौन है, ये ट्रांसमीटर साइड है, ये रिसीवर साइड है, मान लो। ठीक है, रिसीवर साइड है, ये ट्रांसमीटर साइड है। रिसीवर को पता है ओके कि ये मैसेज ट्रांसमिट हुआ है, कि मैसेज ट्रांसमिट हुआ है, केवल इतना पता है। द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैरिड विल बी 0, तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैरिड विल बी 0 होगा। देखो ये लॉजिकल तो आप तुरंत बोल सकते हो, कैसे, अब रिसीवर को तो पता है कि मैसेज ट्रांसमिट हुआ है, मतलब कोई ना कोई मैसेज उसके पास आएगा, मतलब मैसेज के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1, और जैसे ही मैसेज के आने की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, वहीं पे आपका 0 हो गया। तो यही लॉजिक यहाँ पे लगाया है कि 10 प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस मैसेज विल बी 1। देखो यही चीज़ यहाँ पे करी, और कुछ भी नहीं है इसके प्रूफ में, कि आपको पता है, रिसीवर को पता है कि मैसेज तो आएगा, और जब मैसेज आएगा तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1, और जैसी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई तो आपको सॉल्व होकर ये आ गया 0 बिट्स, इन्फॉर्मेशन कैरिड इज 0 बिट्स। उसके बाद आता है इफ़ IX1 इज द इंफॉर्मेशन कैरिड बाई सिम्बल्स X1, ठीक है, और IX2 इज द इंफॉर्मेशन कैरिड बाई सिम्बल X2, then prove that amount of information carried by compositely due to X1 and X2 is IX1, IX2, IX1 plus IX2। तो ये हमने ऊपर एक प्रॉपर्टी के अंदर भी देखा था कि ये ऐसे होता है, इनका सम की तरह, लेकिन कब होता है, जब दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके और यहाँ पे कुछ उन्होंने एक चीज़ बोली कि इन्फॉर्मेशन कैरिड कंपोजिटली, तो यही चीज़ हमें यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प करेगी। तो ये प्रूव हमें करना है या बताना है। ओके देन प्रूव, तो IXI क्या है, log बेस टू 1/pxi, तो नॉर्मल फार्मूला हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, IX1 क्या हो गया आपका, log बेस टू 1/px2, एक ये आ गया, और IX1 ये आ गया। तो हम क्या करते हैं कि ये कॉमा करके लिखा है, तो इसको दोनों को एक साथ लिख देते हैं, तो log बेस टू 1/px1 और px2।
ओके, कुल मिला के क्या है कि ये दोनों वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दोनों वैल्यू अलग अलग करके मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब लॉग में कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो आपको पता है कि वो ऐड हो जाती है, तो बस यही इसका प्रूफ है और कुछ भी नहीं है। ओके, और ये कब होगा, जब दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। तो यही चीज़ है कि IX1 कॉमा IX2 इक्वल टू IX1 प्लस IX2 हैंस प्रूफ। तो लॉग में कोई चीज़ तभी प्लस होगी जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों।